नमस्कार मित्रों, परिजनों, सभी स्नेहीजनों को भावगंगा के इस 158वें अंक में आपका स्वागत है, अभिनंदन है। आज का मौसम बहुत अच्छा है, बादल भी हैं, हल्की हल्की हवा भी है। पिछले 1-1.5 महीने में इतनी सुखद स्थिति में भावगंगा का मौका नहीं मिला। तपस्या का भाव रहा, खूब तेज धूप, गर्मी, पसीने से लथपथ। चिड़िया भी उसी हिसाब से आती जाती रही, गर्मी की वजह से थोड़ी कम। लेकिन आज मौसम बहुत अच्छा है, पेड़ पौधे भी ज़्यादा आनंदित हैं। तो इनकी छत्र छाया में आज का ये प्रोग्राम, आशा है आपको भी बहुत ज़्यादा आनंद आएगा। इधर के प्रोग्रामों को लोग बहुत पसंद कर रहे हैं, बड़े अच्छे कमेंट्स भी आ रहे हैं। विजय मिश्रा जी यूट्यूब पर आ गए हैं, उनका भी स्वागत है, अभिनंदन है। वह सबको अभिनंदन कर रहे हैं, अभिवादन कर रहे हैं। आज हम लोग सबसे पहले कोलंबिया चुनाव की एक आर्टिकल है, उस पर चर्चा करेंगे। उसके बाद मेरा एक पद है, उस पद को पढ़ेंगे, कविता है। और फिर अगर समय बचा तो एक गज़ल पे चर्चा की शुरुआत करेंगे। हो सकता है कि आज पूरी ना हो पाए, समय के अनुसार जितना होगा देखा जाएगा। मेरा आप लोगों से आग्रह है कि बहुत दिनों से आपके प्रश्नों पर चर्चा नहीं हुई है, तो आपके मन में जो भी प्रश्न हों उनको ज़रूर लिख करके भेजिए, उस पर चर्चा किया जाएगा। तो सबसे पहले कोलंबिया के चुनाव के बारे में। कोलंबिया में परिवर्तन हुए हैं। अभी तक तरह के दंड फंद के आधार पर चुनाव होते रहे हैं, लोग जीतते रहे हैं। इस बार जनता का प्रतिनिधि, पूंजीपतियों का नहीं, जन समर्थन से अविस्मरणीय रूप से चमत्कार के रूप में जनता का प्रतिनिधि राष्ट्रपति के चुनाव में जीता, और बहुत थिन मार्जिन, बहुत कम मार्जिन से जीता। लेकिन ये एक बड़ी जीत है। हम ये नहीं कहते कि हम जो राष्ट्रपति जीते हैं उनकी विचारधारा से सहमत हैं या नहीं। सवाल विचारधारा का उतना नहीं है, सवाल इस बात का है कि जो जनता का प्रतिनिधि है और जनता के मुद्दों के आधार पर जीता है, वह एक्स विचारधारा का हो, वाई विचारधारा का हो, जेड विचारधारा का हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन वह जनता के सही मुद्दों के लिए जीते। पैसे के आधार पर जो जीत हो रही है, मीडिया के आधार पर जो जीत हो रही है, बाहुबलियों के आधार पर जो जीत हो रही है, उससे अलग अगर किसी भी आधार पर। लेकिन यह जीत होने में कितने साल लगे हैं। हमारे देश के लिए यह इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि 70-80 साल लोकतंत्र के लिए कोई मायने नहीं रखते। अगर 70-80 साल से इस लोकतंत्र के हैंडपंप में गंदा पानी आ रहा है तो निराश मत होइए। साफ पानी आएगा, अवश्य आएगा, पूरी दुनिया में आएगा, किसी देश में पहले, किसी देश में बाद में, लेकिन आना है। भारत भी उसका अपवाद नहीं बन सकता है। यहाँ भी शुद्ध पानी व्यवस्था में आएगा, व्यवस्था के हैंडपंप से शुद्ध पानी आएगा। लेकिन उसके लिए हमें लगातार जागते रहना पड़ेगा, जगाते रहना पड़ेगा, संविधान को जानते रहना पड़ेगा, लोकतंत्र का मतलब जानते रहना पड़ेगा, जनाते रहना पड़ेगा। बिना उससे काम नहीं चलेगा। तो अब हम आपको कोलंबिया राष्ट्रपति चुनाव, हमें क्यों खुश होना चाहिए, बल्कि
आर्टिकल है एक बादल सरोज जी की, और इन्होंने इसका टाइटल ही दिया हुआ है कोलंबिया राष्ट्रपति चुनाव हमें क्यों खुश होना चाहिए। हम कोई भी बात जो यहाँ पे पढ़ते हैं, कहते हैं, चाहे अपनी चाहे किसी और की, एक चीज एकदम स्पष्ट कर दें कि यह आपके विचारों के लिए है। इस पे 100% आप विश्वास कर लें। विश्वास जब आप इसको और अन्यथा भी वेरीफाई कर लें तभी करें, लेकिन इस पर विचार करने की जरूरत है। तो हमें क्यों खुश होना चाहिए कोलंबिया राष्ट्रपति चुनाव से, यह शीर्षक के साथ बादल सरोज जी ने यह आर्टिकल लिखी है। मैं उस पर चर्चा कर रहा हूँ। हम इससे सहमत हो सकते हैं, लेकिन असहमत हो सकते हैं, लेकिन यह जो व्यवस्था पलट हुआ है, पैराडाइम शिफ्ट हुआ है, यह भारत के लिए एक आशा की किरण है, इसमें कोई संदेह नहीं। कोलंबिया नाम के देश की राजधानी बोगोटा हमसे 8,246 मील यानी कि 13,271 किलोमीटर की दूरी पर है। इसे तय करने में बिना स्टॉपेज के लगातार हवाई यात्रा करने में 18-20 घंटे लग जाते हैं। भारत की प्रचलित लोक भाषा में कहें तो भारत के लिए पाताल लोक है, तकरीबन ठीक हमारे नीचे। इतनी दूरी पर बसे देश के बारे में इन पंक्तियों को लिखते हुए और इससे अधिक कुछ दूरी पर बैठे आपके द्वारा पढ़ते हुए या सुनते हुए पहला सवाल यही कौंधा कि इतनी दूरी पर हुए राष्ट्रपति चुनाव के नतीजों पर हमें क्यों खुश होना चाहिए। इतने दूर हुए राष्ट्रपति के चुनाव के नतीजों से हमें क्यों खुश होना चाहिए। कहने की जरूरत नहीं है कि अंतर्राष्ट्रीयतावाद की वैचारिक परिवेश और वसुधैव कुटुंबकम मानने वाले देश भारत में पैदाइश इस प्रश्न को निरर्थक बनाती है। फिर भी सवाल उठा है तो इसकी वजहें ढूंढनी चाहिए। इसकी अनेक वजहें हैं। राइटर ये कह रहा है कि जब पूरा विश्व एक परिवार है तो परिवार में कहीं कोई घटना घटेगी तो दूसरे पर उसका प्रभाव होगा ही होगा। और अंतर्राष्ट्रीयतावाद, आजकल सब कुछ एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, सारे राष्ट्र जुड़े हुए हैं। अंतर्राष्ट्रीयता, राष्ट्रों के बियॉन्ड की सारी चीजें एक दूसरे को प्रभावित कर रही हैं। पूरे धरती एक ग्लोबल विलेज बन रहा है, तो उस समय सब एक दूसरे को प्रभावित कर रहे हैं। तो इसलिए ये सवाल बहुत महत्वपूर्ण नहीं रह जाता है कि वो चुनाव हमको कैसे प्रभावित करेगा या हमें क्यों खुश होना चाहिए। लेकिन फिर भी इसकी अनेक वजहें हैं जो राइटर गिनाता है। हालांकि हमारे लिए तो इसकी एक ही वजह काफी है कि यह हमारे सर्वकालिक प्रिय लेखक गैब्रियल गार्सिया मार्क्वेज का देश है। कोलंबिया गैब्रियल गार्सिया मार्क्वेज का देश है। अपनी जादुई यथार्थ वाली शैली के लिए विख्यात मार्केज 6 मार्च 1927 से 17 अप्रैल 2014 तक रहे। कुछ लोग इन्हें मार्केज भी उच्चारित करते हैं। स्पेनिश भाषा के उपन्यास लेखक और कथाकार थे। 70-80 के दशक से उनकी अंग्रेजी और हिंदी में अनुदित लगभग हर किताब ढूंढकर और उस जमाने में खरीदकर पढ़ी जाती रही है, जब पॉकेट मनी के नाम पर मात्र 98 मिला करती थी। उनकी नॉवेल सम्मानित 100 Years of Solitude, एकांत के 100 वर्ष कृति, बहुत ही एक असाधारण उपन्यास है। इसे पढ़ा जाना चाहिए, बहुत मशहूर है। यूं तो उनका लिखा हर शब्द पठनीय है, मगर फिर भी जिन्हें बिना इतिहास पढ़े लैटिन अमेरिका और उसके मिजाज के बारे में जानना है, उन्हें इनकी एक किताब और पढ़नी चाहिए, द जनरल इन हिज लेबिरिंथ। जनरल इन हिज लेबिरिंथ
इसी के साथ फिदेल कास्ट्रो के 17 घंटे लंबे इंटरव्यू के साथ लिखी उनकी भूमिका पर्सनल पोर्ट्रेट ऑफ फिडेल कास्ट्रो तथा फिडेल कास्ट्रो माय अर्ली ईयर्स निबंध भी पढ़े जा सकते हैं। इन सब पर इंटरनेट में कुछ मिल जाएगा। बहरहाल इस निजी कारण को छोड़ दें, तब भी हमें इसलिए खुश होना चाहिए कि ये लगता है कि लेखक कुछ कम्युनिस्ट विचारधारा से प्रभावित है। उस विचारधारा से अगर हम नहीं सहमत हैं, जैसे मैं ही नहीं सहमत हूँ, उसे थोड़ा दरकिनार करके भी जो फैक्ट्स हैं उसके आधार पर इसको कोलंबिया की इस घटना को से पढ़ करके भारत के लिए क्या आशा जगती है, इसे देखिए। कोलंबिया ने अपने 212 वर्षों के इतिहास में पहली बार कोई वामपंथी राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति चुना। दूसरे दौर तक गए मुकाबले में गुजरे रविवार 19 फरवरी को अब वो बात स्पष्ट हो गई कि ये वामपंथी राष्ट्रपति हैं, इसलिए, और राइटर भी वामपंथी है। लेकिन हम लोग बिना किसी पंथ के इन घटनाओं के एनालिसिस कर सकते हैं। परिवर्तन, कोई भी परिवर्तन अगर वो जनता के हित के लिए है तो अच्छा है। वामपंथ, देखिए रशिया में वामपंथ रहा, उसका क्या नतीजा हुआ, तो वामपंथ भी हल नहीं है। चाइना में वामपंथ है, उसके बाद भी क्या है। तो कोलंबिया ने 212 वर्षों के इतिहास में पहली बार कोई वामपंथी राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति चुना है। दूसरे दौर तक गए मुकाबले में गुजरे रविवार 19 फरवरी को वामपंथी गठबंधन के उम्मीदवार पेट्रो ने 50.48% वोट पाकर निर्णायक जीत हासिल की। दक्षिणपंथी प्रत्याशी को 47.26% वोट मिले, तो मुकाबला कांटे का था। चुनाव ये फरवरी का है। ये राइटअप क्योंकि मुझे अभी मिला और इससे कुछ सूत्र भारत के लिए महत्वपूर्ण हैं, इसलिए मैं इसको अब पढ़ रहा हूँ। उपराष्ट्रपति के लिए दूसरों के घरों में काम करने वाली उपराष्ट्रपति के लिए दूसरों के घरों में काम करने वाली यानी मेड वामपंथी उम्मीदवार मिस फ्रांसिया मार्केज जीती। वे एक मजदूरिन के साथ साथ पहली काली महिला हैं जो इस पद पर पहुंची हैं। पिछले 20-25 वर्षों से दक्षिण अमेरिका के 12 संप्रभु देशों में से 11 में वाम या वामोन्मुखी राष्ट्रपति और सरकारें बनी हैं। दक्षिण अमेरिका के 12 संप्रभु देशों में 11 में से वाम मतलब लेफ्टिस्ट या वामोन्मुखी राष्ट्रपति और सरकारें बनी हैं, बनती रही हैं। सिर्फ यही एक बड़ा देश कोलंबिया इस बदलाव से बचा रहा था। अब वहां भी वामपंथी राष्ट्रपति की जीत, यह एक बड़ी अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक घटना है। यह सिर्फ दुनिया के स्वयंभू दरोगा सह लुटेरे संयुक्त राज्य अमेरिका के गाल पर तमाचा भर नहीं है, यह साम्राज्यवादी नीतियों के खिलाफ एक जनादेश भी है। उनके विरुद्ध वर्ग संघर्ष की उच्चतर स्थिति में पहुंचना है। सवाल कि जनोन्मुख होना चाहिए। मार्क्स के पहले भी जनोन्मुखता थी, इस पर मैं फिर कभी बोलूंगा। फ्रांस की जो क्रांति हुई वो जनोन्मुख, मतलब जन सशक्तिकरण, जनता मालिक है, ये विचारधारा होनी चाहिए। ये दरअसल वामपंथ नहीं है, समाजवाद है, सही समाजवाद है। सही शब्द इसका, क्योंकि मार्क्सिस्ट इसको वामपंथ इस्तेमाल करते हैं, लेकिन यह सही शब्द समाजवाद है कि हम समाज में जितने लोग हैं सबकी परवाह करें, सबकी देखभाल करें, कुछ लोगों का कंट्रोल ना हो, साम्राज्यवाद ना हो, अधिनायकवाद ना हो, पूंजीवाद ना हो कि जिसके पास ज्यादा पूंजी है वो सबको नियंत्रण करे। तो जब राइटर लिखता है तो अपनी विचारधारा को उस पर थोपने लगता है। अगर उससे अलग करके देखें, वामपंथ की जगह पे समाजवाद देख करके देखें, तो आपको ठीक लगेगा। ध्यान रहे कि और किसी को एब्सोल्यूट रूप से कंडेम नहीं किया जा सकता है। अमेरिका में भी चूंकि डेमोक्रेसी है, इसलिए वहां भी अच्छे बुरे प्रेसिडेंट्स होते रहते हैं। तो एक तरफा अमेरिका को भी नहीं कंडेम किया जा सकता।
अमेरिका में अभी पिछले राष्ट्रपति किस तरह के थे और उसके पहले राष्ट्रपति कितने अच्छे थे। तो ये सब चलता रहता है। ये जनता किस लहर में किस तरह से जा रही है उस पर निर्भर करता है। तो किसी देश के बारे में, किसी व्यवस्था के बारे में भी हमें एकदम से स्विच की तरह से व्यवहार नहीं करना चाहिए। उसको समझ करके उसको उसी हिसाब से अपनाना या उसके विचार बनाना चाहिए। ध्यान रहे कि 9 उदारवादियों का पहला कसाई खाना इसी दक्षिण अमेरिका के देशों को बनाया गया था। यूं साम्राज्यवादी लूट का भी शुरुआत का निशाना यही था। जिस तरह से हिंदुस्तान को शुरुआत में लूटा गया, उसी तरह से दक्षिण अमेरिका के देशों को भी खूब लूटा गया। जब ब्रिटेन का साम्राज्य 3/4 तक दुनिया तक फैला हुआ था और उनका सूरज कहीं नहीं डूबता था, उनके साम्राज्य में सूरज कहीं नहीं डूबता था, तो दक्षिण अमेरिका भी बहुत ज्यादा प्रभावित था उनके उसी नियंत्रण से। क्रिस्टोफर कोलंबस अपनी तीसरी यात्रा में इसी के पड़ोस वेनेजुएला में पहुंचा था। इस महाद्वीप को इस कदर रौंदा गया कि बाकी सब तो छोड़िए, इसकी भाषाएं जो कई हजार थीं, जी हाँ कई हजार, वो भी मिटा दी गई। तो ये जो साम्राज्यवादी प्रवृत्तियां थीं, इसका विरोध जो भी कर रहा है वो सही है, वो सही काम कर रहा है। व्यक्ति की गरिमा जो हमारे संविधान में है, जो व्यक्ति की गरिमा को प्रतिष्ठित कर रहा है और सबकी देखभाल की योजना और उस तरह की व्यवस्था ला रहा है, वह सही है। इस महाद्वीप को इस कदर रौंदा गया कि बाकी सब तो छोड़िए, इसकी भाषाएं जो कई हजार थीं, जी हाँ कई हजार, वे भी मिटा दी गई। आज इस महाद्वीप में बोली जाने वाली 6 प्रमुख भाषाएं, दक्षिण अमेरिका में हजारों हजार भाषाएं थीं, वो सब मिट गईं इन्हीं उपनिवेशवादियों के नियंत्रण और इनकी हरकतों की वजह से। आज इस महाद्वीप में दक्षिण अमेरिका में बोली जाने वाली 6 प्रमुख भाषाएं स्पेनिश, पुर्तगाली, जर्मन, डच, इटालियन और अंग्रेजी है। 6 भाषाएं जो प्रमुख रूप से बोली जाती हैं दक्षिण अमेरिका में, वो है स्पेनिश, पुर्तगाली, जर्मन, डच, इटालियन और अंग्रेजी, जो कि हजारों किलोमीटर दूर से आए लुटेरों की भाषा है, यहाँ के बाशिंदों के नहीं। बाशिंदों की सारी भाषाएं मिट गईं। ये हमारी संस्कृति में कुछ ऊर्जा बची थी, कुछ इतना था कि हम अपनी भाषाएं बचा पाए। हिंदुस्तान में जितनी भाषाएं सब बची रहीं, बहुत कुछ हमारी संस्कृति का हिस्सा बचा रहा, वहाँ कुछ भी नहीं बच पाया। इस अंधेरे के महाद्वीप में कोलंबिया अमेरिकी साम्राज्यवाद का आखिरी विकेट था। इस अंधेरे के महाद्वीप में कोलंबिया अमेरिकी साम्राज्यवाद का आखिरी विकेट था। क्यूबा में पिछले 6 दशक से भी ज्यादा समय से कम्युनिस्ट हुकूमत है। ह्यूगो सावेज के बाद से अब एक बस ड्राइवर निकोलस मादुरो तक वेनेजुएला में वामपंथ अडिग है। बोलीविया में इवो मोरालेस से शुरू हुआ वामपंथी दौर लुइस आर्क के राष्ट्रपति बनने तक जारी है। पिछले साल ही चिली, पेरू और होंडुरास नाम के देशों में वामपंथी राष्ट्रपति जीते हैं। लेकिन यह जो वामपंथी राष्ट्रपति जीते या वामपंथी ये कहा जा रहा है, ये उस तरह का वामपंथ नहीं है साम्राज्यवादी जो रूस और चाइना का है कि दुनिया में अपने साम्राज्यवादी कम्युनिज्म लाना है। ये विचार केवल जन सशक्तिकरण है, समाजवाद है। मैं बार बार इसको कह रहा हूँ कि यह जो एक्सट्रीम डेंजरस कम्युनिज्म रूस और चाइना का रहा है, वैसा नहीं है। ये उससे इतर है, उसमें तमाम सारे बेहतर फैक्टर्स हैं। क्यूबा में पिछले 6 दशक से भी ज्यादा समय से कम्युनिस्ट हुकूमत है। ह्यूगो सावेज के बाद से अब तक बस ड्राइवर निकोलस मादुरो तक वेनेजुएला में वामपंथ अडिग है। बोलीविया में इवो मोरालेस से शुरू हुआ वामपंथी दौर लुइस आर्क के राष्ट्रपति बनने तक जारी है। पिछले साल ही चिली, पेरू और होंडुरास नाम के देशों में वामपंथी राष्ट्रपति जीते हैं। आशा है ब्राजील भी कुछ महीनों में जुझारू वाम नेता
लूला डी सिल्वा को फिर से चुनने जा रहा है। गरज ये कि संयुक्त राज्य अमेरिका यानी कि यूएसए का पिछवाड़ा कहे जाने वाले महाद्वीप ने साम्राज्यवाद के पिछवाड़े पर लात मारकर उसे बाहर का रास्ता दिखा दिया है। अब ये राइटर की भाषा अच्छी नहीं है, इनको ऐसा नहीं लिखना चाहिए। गरज ये कि संयुक्त राज्य अमेरिका का बैकयार्ड कहे जाने वाले महाद्वीप ने साम्राज्यवाद पर प्रहार करके उसे बाहर का रास्ता दिखा दिया है। ध्यान रहे कि कोलंबिया सामान्य देश नहीं है, यह मुट्ठी भर धन पिशाचों ओलिगार्क की जकड़न में जकड़ा यातना गृह है। यह दुनिया की नशे की राजधानी ड्रग कैपिटल है, जहां बर्बर ड्रग तस्करों की तूती बोलती है। कभी दुनिया का सबसे बड़ा अपराधी कहा जाने वाला पाब्लो एस्कोबार कोकीन का अब तक का सबसे चालबाज सौदागर यहीं का था। आज भी सबसे ज्यादा कोकीन का निर्यात यहीं से होता है। इस ड्रग माफिया का सरकार के हर तंत्र पर कब्जा है। तो महत्वपूर्ण बात यह है कि ये ड्रग माफियाओं के कब्जे से अलग एक व्यक्ति राष्ट्रपति हुआ है और इस साम्राज्यवादी ताकतों के कब्जों से अलग एक राष्ट्रपति हुआ है, इसलिए वो भारत के लिए बेहतर संकेत है। इनके विरोध में जो भी बोलता है उनकी हत्या करवा देना आम बात है। पिछले समय में राष्ट्रपति पद के जिन जिन उम्मीदवारों ने ओलिगार्की के खिलाफ आवाज उठाई वे दिन दहाड़े मार डाले गए। इनमें जॉन एलिसर गैटन, जैमे पार्दो लील, बर्नार्डो जरामिलो, कार्लोस पिजारो, लुइस कार्लोस गलन शामिल हैं। यहाँ जब जब वामपंथ ने एक राजनीतिक पार्टी के रूप में खुद को संगठित करने की कोशिश की, उनका कत्लेआम जैसा कर दिया गया। पैट्रियाटिक यूनियन इसकी मिसाल है। पिछले 8 वर्षों में इस पार्टी के 1163 नेता मार डाले गए। इनमें राष्ट्रपति पद के 2 उम्मीदवार, 3 सांसद और 11 महापौर शामिल हैं। इस लिहाज से ओलिगार्की भी यही है कि किसी एक समूह का नियंत्रण सारे सब चीजों पर हो, वो जकड़न उससे। इन सब कठिन और जानलेवा हालात में कोलंबियन कम्युनिस्ट पार्टी, कोलंबिया ह्यूमाना सहित सारी वामपंथी पार्टियों ने एक जन संगठन मास कोएलिशन बनाकर चुनाव लड़ा। पूर्व गुरिल्ला फाइटर पेट्रो को राष्ट्रपति तथा जुझारू आंदोलनकारी सुश्री फ्रांसिया मार्केज को उपराष्ट्रपति के लिए जिताया। लंबे समय से यह कोलंबिया अशांत है। आंतरिक कलह और टकरावों में से कोई 2.5 लाख लोग मारे जा चुके हैं, 25,000 गायब हैं, 60 लाख अपने इलाकों से विस्थापित और शरणार्थी बने हुए हैं। यह चुनाव परिणाम इन नागरिकों के लिए शांति की बहाली की उम्मीद लेकर आया है। यह चुनाव परिणाम इन नागरिकों के लिए शांति की बहाली की उम्मीद लेकर आया है। यह वह कोलंबिया है जहां 34% आबादी गरीबी रेखा के नीचे है, जहां 34% आबादी गरीबी रेखा के नीचे है। 1,27,00,000 कोलंबियंस मात्र $2 प्रतिदिन की आमदनी पर गुजारा करने के लिए अभिशप्त हैं। जहां ऊपर की 10% आबादी की प्रति व्यक्ति आय नीचे के 10% की तुलना में 46 गुना ज्यादा है। हिंदुस्तान में भी यही होगा करीब। जो ऊपर के 10% हैं उनकी जो आय है प्रति व्यक्ति आय, वो नीचे के जो 10% हैं उनसे 46 गुना ज्यादा तो भारत में भी होगा। जहां आबादी का 17% से अधिक बेरोजगार है और बेरोजगारी की दर पूरे लैटिन अमेरिका में सबसे ज्यादा है। जहां करीब 30% नागरिकों के पास समुचित आवास नहीं है। इसके अलावा 6,62,146 परिवार यानी आबादी का कोई 5% बेघर हैं। तो बेघरता की स्थिति तो हिंदुस्तान में इतनी नहीं है, लेकिन अपने आवास नहीं होने वालों की 30% यहाँ भी होगी। बेरोजगारी का भी 17% नहीं तो 10, 11, 12% तो यहाँ भी है। जहाँ गरीब ग्रामीण घरों में
81% 81% ऐसे हैं जिनके पास नल के पानी की सुविधा नहीं है, जहां करीब 68% आबादी भीड़ भड़के वाले घरों में रहने को मजबूर है, जहां शहरों की आधी और गांवों के 80% श्रम शक्ति असंगठित क्षेत्र, जिसे अनौपचारिक अर्थव्यवस्था कहा जाता है, में काम करते हैं। इनमें बहुतायत खेत मजदूर, टैक्सी ड्राइवर, ठेला कुमचे लगाने वाले श्रमिक हैं, जिन्हें पेंशन या किसी भी तरह की सामाजिक सुरक्षा नहीं है। 2014 में कुल श्रम शक्ति का 2/3 असंगठित क्षेत्र में था, अब यह और बढ़ गया है। तो यह जीत सिर्फ असंतोष और खींच का ही नतीजा नहीं है। यह जीत सिर्फ असंतोष और खींच का ही नतीजा नहीं है, यह उन शानदार संघर्षों का फल है जो हाल के समय में कोलंबिया के मेहनतकशों ने किए, वहाँ के मेहनतकशों ने किए। यहाँ जो मेहनतकश हैं, दुर्भाग्य है संघर्ष करने की जगह पर वो पैसा और शराब लेकर के वोट दे देते हैं। बस जिस दिन ये बदल जाएगा तो मेहनतकशों का भविष्य बदलने लगेगा। उनमें जागरण कब आएगा, कौन जगाएगा? यह उन शानदार संघर्षों का फल है जो हाल के समय में कोलंबिया के मेहनतकशों ने किए। अप्रैल, मई और जून 2021 में हर महीने राष्ट्रीय स्तर की हड़तालें हुई। इन हड़तालों के नतीजों में सरकार को अनेक राहतें देने, सब्सिडी बढ़ाने की घोषणाएं करनी पड़ी। यह संघर्ष उस दौर में हुए जब आंदोलनकारियों पर पुलिस ने बेइंतहा जुल्म ढाए, हत्याओं की पूरी श्रृंखला सी चली, बर्खास्तगियां और दमन की सारी सीमाएं लांघ दी गईं। एक रास्ता तो, जब कोई रास्ते न बचें, तो एक रास्ता तो यही है हड़ताल का, संघर्ष का, लेकिन यह इनकलाब है। लेकिन दूसरा है अनुशासित इनकलाब, जन जागरण का, लोगों को समझने और समझाने का। जब वोटिंग सिस्टम आ गया है तो हम लोगों के मानसिक परिवर्तन करके भी परिवर्तन कर सकते हैं। अगर लोग जाग जाएं, जान जाएं, तब भी परिवर्तन आता है। ये हम लोग पिछले 8 साल में इसको माइक्रो लेवल पे इसकी सफलता देख रहे हैं। तो जो कोलंबिया में हुआ हड़तालों के माध्यम से, विरोधों के माध्यम से, कभी कभी उसकी भी जरूरत पड़ती है। गांधी को भी आखिर आंदोलन करना पड़ा। आज भी जब सरकार एकदम निरंकुश हो जाए, भारत में भी जो बच्चे इतना मेहनत से सेना में जाने के लिए तैयारी कर रहे थे, अगर उनके सारे सपने टूट गए कि अब सेना में नहीं जा पाएंगे, जाएंगे भी तो अस्थायी तौर पे 4 साल के लिए जाएंगे और खतरा बना रहेगा कि पता नहीं कब निकाल दिए जाएं, उसके बाद फिर क्या होगा। जहां में जो 75% लोग उसी भ्रम और दुविधा और असमंजस में रहेंगे, तनाव में रहेंगे, तो वहां सेना का क्या होगा, देश का क्या होगा? बहुत बड़ा संकट है। तो उसके विरोध में लोग सड़कों पर उतर आए। वैसा जब ऐसी स्थिति आती है तो ये इनकलाब भी शायद मजबूरी हो सकती है, हो जाती है। लेकिन उसमें फिर थोड़ा सचेत रहना चाहिए, तोड़ फोड़ नहीं करना चाहिए। पब्लिक प्रॉपर्टी का तो नुकसान बिल्कुल नहीं करना चाहिए। संविधान में लिखा हुआ है कि हमको पब्लिक प्रॉपर्टी का नुकसान नहीं करना है, फंडामेंटल ड्यूटीज में है। उसको मैं पढ़ के सुनाता भी हूँ आपको। भारत के प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य होगा वो सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखे और हिंसा से दूर रहे। सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखे और हिंसा से दूर रहे। तो बिना सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाए हुए प्रदर्शन और हड़ताल करते तो बात समझ में आती थी, वो नहीं करना चाहिए था। लेकिन शायद यहाँ पर इनकलाब जरूरी हो गया था, बिना सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाए हुए। यह भी एक रास्ता है जब एकदम मजबूरी हो, जब बहुत तुरंत कोई चीज करनी हो, लॉन्ग, क्योंकि जो जानकारी वाला है, अनुशासित इनकलाब है, वो लॉन्ग टर्म प्रोसेस है। लेकिन शॉर्ट टर्म दबाव बनाने के लिए इनकलाब भी जरूरी हो सकता है। तो वहां जो परिवर्तन आया कोलंबिया में, वो इनकलाब के रास्ते से आया।
मैं नहीं कहता कि वहाँ अनुशासित इनकलाब नहीं रहा होगा, वह भी रहा होगा, जन जागरण भी हुआ होगा, लोगों का स्वयं आत्म जागरण हुआ होगा, जिसकी वजह से यह परिवर्तन आए। इन हड़तालों के नतीजों में सरकार को अनेक राहतें देने, सब्सिडी बढ़ाने की घोषणाएं करनी पड़ी। यह संघर्ष उस दौर में हुए जब आंदोलनकारियों पर पुलिस ने बेइंतहा जुल्म ढाए, हत्याओं की पूरी श्रृंखला सी चली, बर्खास्तगियां और दमन की सारी सीमाएं लांघ दी गईं। वह भी उस समय जब समझदार और ईमानदार बुद्धिजीवी कहते हैं यह समय दुनिया में दक्षिण पंथ के उभार का है। साफ साफ कहें तो यह बात अधूरी लगती है, क्योंकि यहाँ दक्षिण पंथ नहीं बल्कि उसका उलट हुआ। क्यों? इसलिए कि हम जिस विचार को मानते हैं उसका कहना है कि अब तक जितने भी दर्शन हुए हैं उन्होंने बताया कि ये दुनिया क्या है, मगर सवाल यह है कि इसे बदला कैसे जा सकता है। जितनी भी फिलॉसफीज हम मानते हैं यही बताते हैं कि दुनिया क्या है, लेकिन इसे कैसे बदला जाए, कैसे बदला जा सकता है, यह तरीका महत्वपूर्ण है। समझदार और ईमानदार बुद्धिजीवियों की ये बात सिर्फ बताती है कि दुनिया कैसी है, जबकि सवाल यह था कि इसे बदला कैसे जा सकता है, अनुशासित इनकलाब लाया कैसे जा सकता है। दर्शन ने यह भी कहा कि परिस्थितियां अपनी इच्छा के मुताबिक नहीं होती हैं। दर्शन ने यह भी कहा कि परिस्थितियां अपनी इच्छा के मुताबिक नहीं होती हैं, वे होती हैं बदलाव के लिए काम करने वालों को उन्हीं परिस्थितियों में परिवर्तन करने के रास्ते खोजने होते हैं। परिस्थितियां अपनी इच्छा के मुताबिक नहीं होती हैं, वे होती हैं बदलाव के लिए काम करने वालों को उन्हीं परिस्थितियों में परिवर्तन करने के रास्ते खोजने के लिए। लिहाजा हमें इसलिए खुश होना चाहिए कि कोलंबिया ने उस रास्ते की तलाश का एक उदाहरण पेश किया है। हमें इसलिए खुश होना चाहिए कि कोलंबिया ने उस रास्ते की तलाश का एक उदाहरण पेश किया है। तो इसको हम वामपंथ के नज़र से न देखें। जैसा मैंने कहा कि मैं बिल्कुल वामपंथ से असहमत हूँ, क्योंकि वामपंथ में जो मनुष्य के जीवन के 4 पुरुषार्थ या जीवन के 4 जो अंग हैं, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, और धर्म भी ये धर्म नहीं जो आजकल चारों तरफ उफान में है। धर्म का अर्थ संपूर्ण परिवार, समाज, प्रकृति, देश, धरती और ब्रह्मांड से जुड़ने की सम्यक प्रक्रिया, यह धर्म है। सबसे जुड़ाव महसूस करना। अर्थ, काम क्रिएटिविटी के सारे आयाम, और मोक्ष हमारे अंदर जो जितनी शक्तियां हैं ईश्वर ने दी हैं, उसको हम समष्टि के कल्याण के लिए, धरती के कल्याण के लिए, देश के कल्याण के लिए, समाज के कल्याण के लिए, परिवार के कल्याण के लिए सौंपते हैं, निस्वार्थ भाव से, सबके कल्याण के लिए। तो इसमें वामपंथ, कम्युनिज्म केवल अर्थ पर जोर देता है, जबकि हमें जोर देना होगा चारों पुरुषार्थों पर, जीवन के चारों आयामों पर। तो इसलिए वामपंथ कंप्लीट नहीं है, और इसीलिए बहुत दिन तक चल भी नहीं पाता है। रशिया का भी खंडन हुआ, चाइना ने भी ऑलमोस्ट कम्युनिज्म विचारधारा छोड़ करके ही उनके जो तमाम सारे जो इकोनॉमिक आगे बढ़ा वो, तो फिर उसने बहुत सारे परिवर्तन किए। कैपिटलिज्म के छोटे छोटे यूनिट्स अपने यहाँ स्थापित किए, छोटे छोटे टुकड़े क्षेत्रों के, उसमें पूरी तरह से लेबर लॉज को हटा दिया। वहाँ सब कुछ कैपिटलिज्म विचारधारा के आधार पर प्रोडक्शन और यूनिट और फैक्ट्रीज वो सब चलने लगी। वो इकोनॉमिक जोन्स बनाए, तो ये सब चला, वो सब घालमेल होता रहता है। लेकिन
ये जो परिवर्तन हुआ कोलंबिया में, यह भारत के लिए भी एक आशा की किरण है कि परिवर्तन हो सकता है, जनता की इच्छाओं के अनुरूप परिवर्तन हो सकता है। जो लोग अपने स्वार्थ के लिए तरह तरह के दूसरे उल्टे सीधे मुद्दों के आधार पर लोगों को गुमराह करके वोट ले लेते हैं और फिर जनता की आवाज़ को दबा देते हैं, वह बाहर जा सकते हैं। जनता की आवाज़ विधानसभा और लोकसभा में गूंज सकती है। इसका एक विश्वास, इसका एक उदाहरण हमारे सामने आया है। इसलिए मैंने आपके सामने यह आलेख पढ़ा है, जबकि राइटर ने फैक्ट्स तो अच्छे दिए हैं, लेकिन कहीं कहीं पर उसकी शब्दावली, बहुत सारी चीज़ें मैंने नहीं पढ़ी हैं, उसकी शब्दावली भी नहीं ठीक थी और वह एक ख़ास नज़रिए से लिख रहे थे, तो उस नज़रिए को भी हमको स्वीकारने की कोई आवश्यकता नहीं है। शुद्ध रूप से उन फैक्ट्स के आधार पर हम अपने विचार बनाएं, ये महत्वपूर्ण है। और एक मैंने कहा था कि अपना एक जैसे कबीर ने कहा कि अरे इन दोनों ने राह न पाई, वो इन्होंने हिंदू मुसलमान के लिए कहा कि इन दोनों ने राह न पाई, और एक पद है उनका। तो उसी तर्ज पर मैंने एक पद लिखने की कोशिश की थी और इसको आज के दिन 2 साल पहले लिख करके मैंने सोशल मीडिया पर डाला था। आज वो दिख गया तो मैं उसको आपके सामने पढ़ता हूँ। पद लिखने में मुझे कोई परफेक्शन नहीं है, बस एक कोशिश थी, लेकिन विचार जरूरी थे। मैंने कहा ना कि हमेशा मैं इस बात को मानता हूँ कि फॉर्मेट कैसा है ये महत्वपूर्ण नहीं है, कंटेंट कैसा है ये महत्वपूर्ण है। बर्तन कैसा है ये महत्वपूर्ण नहीं, उसमें परोसी जा रही चीज़ कैसी है वो महत्वपूर्ण है। बर्तन साफ सुथरा होना चाहिए, आपके भाषा ऐसी होनी चाहिए कि साफ सुथरी हो, लोगों को समझ में आ जाए। लेकिन वो गज़ल है कि गज़लनुमा है कि वो पद है कि लेख है, कुछ भी फॉर्मेट हो, गद्य हो पद्य हो, लेकिन साफ सुथरा होना चाहिए, आपको समझ में आना चाहिए। और साफ सुथरा होना चाहिए, गाली गलौज नहीं होना चाहिए, अश्लीलता नहीं होनी चाहिए उसमें। किसी को मतलब वही भाषा संयत होनी चाहिए, लेकिन विचार कम्युनिकेशन होना चाहिए, भाषा शुद्ध होनी चाहिए, विचार जरूरी होना चाहिए, विचार पवित्र होना चाहिए, सबके कल्याण के लिए होना चाहिए। तो अरे इन कौनों पार्टियन ने राह न पाई, अरे इन दोनों ने राह न पाई, तो अरे इन कौनों पार्टियन ने राह न पाई, कुछ अवधि का टच लेकर के है ये। अरे इन कौनों पार्टियन ने राह न पाई, कोई ढोवत ढूंढत है परिवार, कोई धर्म कोई जाति कोई मलाई, कोई ढोवत और ढूंढत है परिवार, कोई धर्म कोई जाति कोई मलाई, अरे इन कौनों पार्टियन ने राह न पाई। तुम्हारे हित के कोहू नाही, हमरे हित के कोहू नाही, न कोई करिहें तुहार कौनो अच्छाई, तुम्हारे हित के कोहू नाही, न कोई करिहें तुहार कौनो अच्छाई, तुम इन सब से बच के रहियो जो चाहत आपन भलाई, तुम इन सब से बच के रहो जो चाहत आपन भलाई। पार्टियन से ऊपर उठ अपने बीच से ढूंढ ढांड अच्छे का देव जिताई, पार्टियन से ऊपर उठ उनके दरकिनार करके अपने बीच से ढूंढ ढांड के अच्छे को देव जिताई, अच्छे को देव जिताई। आप उन्हीं को प्रत्याशी बनाइए, उन्हीं को जिताइए। सब मिलजुल पढ़ो देश के संविधान, सब मिलजुल के पढ़ो देश के संविधान, जिनने तुम्हें देश के मालिक बनाई, जिसने तुम्हें देश के मालिक बनाई। तो कहें कबीर सुनो भाई लोगों, एक बार बस आंख खोल कर देव ये जादू दिखाई। कहें कबीर सुनो भाई साधो, एक बार बस आंख खोल कर देव ये जादू दिखाई। कभी मैंने सोचा था कि कबीर अपना तखल्लुस लिखूंगा, उपनाम, इसलिए मैंने फेसबुक पे एक पेज भी बनाया था जिसका था कबीर गिरीश कबीर। तो एक बार फिर आपको सामने वो पढ़ता हूँ। अरे कौनों पार्टियन ने राह न पाई, को ढोवत ढूंढत है परिवार, को धर्म को जाति कोई मलाई, तुम्हारे हित का काहू नाही कोहू नाही, जो कोई करिहें तुहार कौनो अच्छाई,
तुम सबसे बच के रहियो, जो चाहत आपन भलाई। पार्टियन से ऊपर उठ, अपने बीच से ढूंढ ढांड, अच्छे को देव जिताई। जब सब मिलजुल पढ़ो देश का संविधान, जिनने तुम्हें देश के मालिक बनाई। और कहें कबीर सुनो भाई लोगों, एक बार बस आंख खोल के, जिस दिन आंख खोल के हमने वो इतना शुरू कर दिया, तो कहें कबीर सुनो भाई साधो, सुनो भाई लोगों, एक बार बस आंख खोल दो, और आंख खोल के देव ही जादू दिखाई। अरे इन कोनो पार्टियों ने राह न पाई। तो यह था एक पद जो आज के लिए। और अब एक गजल एक दो दिन पढ़ेंगे, उसके एक दो शेर आज सुना करके अब बात खत्म करते हैं। फासला आवाज का था, फासला अंदाज का था। फासला आवाज का था, फासला अंदाज का था। ये शेर तो लिखा था 10-15 साल पहले, लेकिन अब आज हालत ये हो गई है कि हम चाहे दुनिया के किसी कोने में बैठे हों, दो लोग, लेकिन उनमें के बीच में वो जो भौतिक दूरी है वो महत्वहीन हो गई है। फासला केवल आवाज का है। जिस समय चाहें एक दूसरे से बात कर सकते हैं, वह आवाज का फासला मिटा सकते हैं। तो फासला आवाज का था, फासला अंदाज का था। दूरियां जहनों में थी। अगर हम से किसी से हमारी दूरी हो रही है आजकल, तो भौतिक दूरी महत्व नहीं कर रह रही है। हमारे दिमागों में एक दूसरे के प्रति अगर प्रेम है तो कोई दूरी नहीं है। अगर प्रेम नहीं है, अगर दिमाग में एक दूसरे को पसंद नहीं करते हैं, तो फिर हमारे शब्द बताएंगे, तो शब्द प्यार के नहीं, फिर वो दूरियों वाले शब्द आ जाएंगे। तो दूरियां जहनों में थी, फासला अल्फाज का था। अलग अलग तरीके के हम शब्द इस्तेमाल कर रहे थे, प्यार के शब्द नहीं, उदासीनता के शब्द या ऐसे शब्द जो दूरियां और बढ़ाएं। तो फासला अल्फाज का था, दूरियां जहनों में थी, फासला अल्फाज का था। और सरहदें बनती ही गईं, सरहदें बनती ही गईं। हम लोग सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, लेकिन बीच में हमने तरह तरह की दीवारें उठा रखी हैं, सरहदें उठा रखी हैं। तो वो हमारी मिजाज के, अगर सबसे जुड़ने का प्रेम का है तो कोई सरहद नहीं है। और अगर हमारा मिजाज या हमारा विचार व्यवहार बंटवारे का है, असंवेदनशीलता का है, तो हम तमाम दीवारें उठा लेंगे। तो सरहदें बनती ही गईं, फासला बस मिजाज का था। और मंजिलें सरकती गईं, फासला आगाज का था। मंजिलें सरकती गईं, फासला आगाज का था। हम अपनी एक मंजिल रखते हैं और उसी के हिसाब से काम करते हैं, लेकिन अगर हमारा आगाज, हमारा वो कौशल, वो तीव्रता काम करने की वो अधिक है, तो मंजिल पहले भी आ सकती है। अगर हम धीरे धीरे काम करें तो वो आगे सरक सकती है। तो मंजिलें सरक जाती हैं। हम किस तरह से अपने यात्रा पर हैं, किस आगाज के साथ यात्रा कर रहे हैं, उसी से केवल रास्ते ही नहीं आगे पीछे होते हैं, मंजिल भी आगे पीछे सरकती रहती है। और अगर हर आदमी अपने को प्रजा मानेगा, लोकतंत्र में भी, जबकि वही मालिक है, तो अगर हम प्रजा मानेंगे या अपने को मालिक नहीं मानेंगे, तो कोई करता विरोध कैसे। फैसला महाराज का था। अगर हम अपने को मालिक न मान करके, जबकि हम मालिक हैं, किसी और को, अपने को प्रजा मान कर किसी को आज को और को राजा और महाराजा मानते हैं, तो फिर हम विरोध कैसे करेंगे, सही बात का भी विरोध कैसे करेंगे। तो कोई करता विरोध कैसे, फैसला महाराज का था। लंबी गजल है, लेकिन दो चार शेर बानगी के आपको सुनाए। छोटे शब्दों में, कम शब्दों में, छोटी बहर की
गज़लें कैसे हो सकती हैं संभव, उसके उदाहरण के रूप में। और आज बहुत अच्छे मौसम में हम लोगों की ये भावगंगा रही, खूब अच्छी हवा भी चलती रही और अभी तक बहुत अच्छी यहाँ पे बादल हैं, मौसम बहुत ही अच्छा है। तो एक तरह से आषाढ़ के मौसम की शुरुआत आज दिख रही है लखनऊ में। आशा है आप जहाँ से भी देख रहे होंगे भारत में, नॉर्थ इंडिया में, वहाँ आषाढ़ की शुरुआत या बादलों की शुरुआत इसी तरह से दिख रही होगी। और जो लोग विदेश में देख रहे हैं तो वो तो अपने समय के अनुसार देख रहे होंगे। दक्षिण भारत में भी अलग अलग मौसम होंगे, लेकिन सभी को बहुत बहुत धन्यवाद और आज का दिन आपका शुभ हो, इसी कामना के साथ भावगंगा का ये 158वां अंक यहीं पर विराम होता है इसका। बहुत बहुत धन्यवाद।